बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं यूपीटीटी 2021 के लिए जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो यूपी टेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में यूपी टेट का जो पैटर्न रहता है और सी टेट का पैटर्न रहता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। यूपी टेट में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपका सी टेट का रहता है उसमें पेडागोजी 15 नंबर का आ जाता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो वैसे तो ये यूपीटीटी के लिए है, लेकिन आप इसे सी टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस सी टेट में भी इस तरह के देखने को मिले हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा एक कंप्लीट सेट कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से 15-15 क्वेश्चंस कराए थे 2 पार्ट में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। साथ ही अदर सब्जेक्ट जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश और गणित, तो इनके भी वीडियोस लेक्चर बहुत जल्दी अवेलेबल कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ही आप सभी को कराए जाएंगे। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे 2020 जनवरी के, ठीक है, उसके बाद 19 हो गया, 18, 17, 15, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं पहले उनको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। थेवरी जो है, थेवरीज के वीडियो जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी थ्योरी वगैरह आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे। तो जितना हो पाए आप सभी यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसका पेपर 28 नवंबर 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा, तो उन सभी के लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा करके जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे ही पियाजे, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे का नाम आया तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। वो 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो सबसे पहली अवस्था जो है वह संवेदीय पेशी अवस्था या गामक अवस्था कहलाती है, जिसकी जो अवधि होती है वह 0 से 2 वर्ष होती है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको। इसे आप सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, तो यह होती है 2 से 7 वर्ष की। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था हो जाएगी मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था यह कितनी होती है, तो यह होती है 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। उसके बाद चौथी अवस्था आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था भी इसे आप कहते हैं, ठीक है। ये अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। इसकी अवधि कितनी होती है, तो 11 वर्ष से 14 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था मानी जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझते जाएंगे। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप चूज करिए कि कौन सा जो आंसर है वह इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट, क्योंकि वंशानुक्रम जो है वह माता पिता से ही संतानों में जाता है, ठीक है। उन्हीं के गुण संतानों में मिलते हैं देखने को। बी कह रहा है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये भी सही है, क्योंकि विकास जो होता है वह मनुष्य और पर्यावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है, तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद सी देख लेते हैं। सी कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो यहाँ पर ये थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है। अगर हम बात करें वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो वंशानुक्रम है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन। तो यहाँ पर अगर योग होता ना तो सही हो जाता। तो यहाँ पर यही इनकरेक्ट है। बाकी डी भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम। तो ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनकरेक्ट फाइंड करना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सी है वह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शोधन दिया, अगर योग हो जाता तो वह सही हो जाता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए इनमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे आपके दिए हैं, आप खुद से भी इनका आंसर करने की कोशिश करें। तो सभी के ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी हम अधिगम की बात करते हैं तो हम सीखने में प्रेरणा और प्रोत्साहन को सबसे आगे रखते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सीखने की विधि, यानी सीखने के लिए हमें अच्छी से अच्छी विधियों का प्रयोग, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तभी बालक जो है वह अच्छे से सीख पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर सी कह रहा है उसे दंडित करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम अधिगम के पठार की बात करते हैं तो बालों को दंडित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं होती है। सीखने की गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। कैसे होती है? मान लीजिए कोई प्रखर बुद्धि का बालक है जिसका IQ लेवल 120 प्लस है, ठीक है, वह तेजी से चीज़ों को सीख रहा है। वहीं मंद बुद्धि का बालक यानी 70 से नीचे IQ का है तो वह धीमे से सीख रहा है। तो अगर हम उसे दंडित ना करके प्रेरित करेंगे, उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम रिमेडियल टीचिंग का प्रयोग करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, तो वह और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कहना जो है वह सही नहीं होगा। और वहीं ऑप्शन डी कह रहा है कि इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, यानी हम हमेशा निदान करने के बाद उपचार करते हैं, रिमेडियल टीचिंग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था कि सीखने के पठार के निराकरण में क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं। 4 का जो आंसर होगा वह है बी, स्किनर। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर हम बात करें स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो सबसे पहले इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया, उसके बाद कबूतर पर किया। इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से हैं तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो अन्य नाम में पहला नाम प्रचलित है नैमित्तिक का सिद्धांत, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि नैमित्तिक का सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया है स्किनर, BF स्किनर। इनका पूरा नाम था BF स्किनर महोदय, ठीक है। जिसको अगर हम पूरा नाम की बात करें, बुरहर फ्रेडरिक स्किनर, BF का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने नैमित्तिक का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इस तरह से कई सारे सिद्धांत जो हैं इनके थे, जिनका जो नाम है वह अलग अलग था। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वह भूखी बिल्ली पर किया। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर बता सके। और अगर हम थॉर्नडाइक के सिद्धांतों की बात करें तो प्रयास और भूल के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे SR थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, इसका अन्य नाम है
संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरह से जो थॉर्नडाइक महोदय हैं इनके सिद्धांतों के अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने शुरुआत में ही बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसका आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप सभी ने जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर सीखने के नियम की बात करें तो E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के प्राथमिक नियम, यानी जो प्राथमिक नियम है वह कितने बताए हैं। तो प्राथमिक नियम जो है वह 3 बताए हैं। वहीं गौड़ नियम की बात करें यानी द्वितीयक नियम, तो वह 5 बताए हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्राथमिक नियम में कौन कौन सा शामिल है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला तो है तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। जो इसमें से शामिल नहीं है वह है तनाव का नियम। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो सीखने का नियम नहीं है, तनाव का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने अपना प्रयोग किया। पावलोव की बात करें तो इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी थे, जैसा पहला नाम तो आपको यहाँ पर दिया है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पूछ ले कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव महोदय ने दिया, ठीक है। वहीं अन्य नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं, जो कि 1904 में पावलोव महोदय द्वारा जो है वह दिया गया। पूछ लेता है कब दिया गया, तो 1904 में दिया गया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है एक भूखे कुत्ते पर किया, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सूझ द्वारा सीखने की बात करें तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह कोहलर महोदय ने दिया। इन्हें गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके साथ 3 लोग थे, कोहलर, कोफा और वर्दिमर। इन्होंने ही मिलकर के इस सिद्धांत को दिया। इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्र सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है एक भूखे वनमानुष पर किया, जिसका नाम सुल्तान था। कई बार पूछा भी है पेपर में कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम सुल्तान था। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो 9 का है वह बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। 10 पूछा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है। 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणा। जब आप किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसके लिए आप उस चीज़ को आरंभ करेंगे, जारी रखेंगे और नियमित करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से प्रेरणा जो है वह बहुत बड़ी चीज़ होती है। करेक्ट आंसर 10 का ए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। 11 पूछा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। इनमें से किसने जो है वह बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, यही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। 11 की बात करें, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुथरी। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनर्बलन यानी पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। जबकि अगर हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय की और पावलोव व स्किनर महोदय की, तो इन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार यानी पुनर्बलन को एक महत्वपूर्ण कारक माना है, जबकि गुथरी ने समीपता के सिद्धांत में यह चीज स्पष्ट कर दी। करेक्ट आंसर जो है 11 का डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है क्रोध व भय
प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? तो जब भी हम बात करते हैं संवेग की, संवेग का अर्थ होता है उत्तेजना। संवेग कई प्रकार के होते हैं। मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैकडूगल महोदय ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो 14। ठीक है, तो इनके प्रकारों में जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया, घृणा हो गया, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, वात्सल्य हो गया, तो इस तरह से कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। संवेग जो होते हैं मूलतः या मुख्यतः जो है मूल प्रवृत्ति जैसे शैशवावस्था की चीजें हैं, लेकिन सभी अवस्थाओं में देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर जो है वह बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या है? इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर 13 की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वह कार्टून देख रहा है, उसके बाद जैसे मान लीजिए शिनचैन देखा उसने, तो शिनचैन देखने के बाद उसने शिनचैन जैसी नकल करना शुरू कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं वह अनुकरण कर रहा है ना, चीज़ों की नकल करके उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना जो है अनुकरण कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यानी सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। तो प्राथमिक नियम में मैंने बताया था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। ठीक है, इसे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो इसमें से आपको मूलभूत नियम में प्राथमिक नियम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह तत्परता हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तत्परता, यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर यानी तैयार किए जाने पर बल देता है। कोई बच्चा मान लो तैयार ही ना हो पढ़ने के लिए, तो आप उसे कैसे तैयार कर पाएंगे? तो यह सबसे पहले तैयार करवाएगा बच्चे को। ठीक है, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायक होती है। तो इस तरह से तत्परता बहुत जरूरी है। प्राथमिक नियम में सबसे पहले तत्परता को ही महत्व दिया जाता है। जब बच्चा जो है तत्पर हो जाता है तो चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर आप सभी बता ले जाएंगे। सीखने यानी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक देखने को मिलते हैं, जैसे प्रशिक्षण हो गया, वातावरण, अनुवांशिकता, अभिप्रेरणा, सीखने की विधि, इच्छा, ठीक है, विषय वस्तु का स्वरूप, पूर्ण अधिगम, वातावरण, प्रशंसा और निंदा। तो ये सभी जो है सीखने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। ये सभी अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा, ठीक है, ये सभी जो है वो प्रभावित करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 5 या 6 वर्ष कहीं कहीं देखने को मिलती है शैशवावस्था, जिसमें पूर्व शैशवावस्था होती है 0 से 2 या 3 वर्ष की, और उत्तर जो पूर्वावस्था होती है उत्तर जो शैशवावस्था होती है वह होती है 3 से 5 या 6 वर्ष की। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन कई बनते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें बता दिया। तो यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, तो इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर वह जो है क्रोध दिखाएगा, रो करके अपनी अभिव्यक्ति देगा, खुशी होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, यानी वह कहीं ना कहीं संवेगों द्वारा अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसका तात्पर्य है नए विचार या उत्पादन का उत्पन्न होना जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। गुण की बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें गुण, इसमें पहला गुण है मौलिकता, ठीक है, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है उपयोगिता। यह एक अनिवार्य गुण है, ध्यान रखिएगा। जबकि मितव्ययता की बात करें तो मितव्ययता सृजनात्मक का गुण नहीं है।
मितव्ययिता जो है वह सृजनात्मकता का गुण नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यह संबंधित नहीं होगा सृजनात्मकता से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 18 पूछा है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनमें से आपको बताना है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को हम कहेंगे सीखना। सीखने का अर्थ होता है अधिगम। जेपी गिलफोर्ड ने इसके बारे में बताया कि अभ्यास के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम या सीखना होता है। ठीक है, इसी के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 19 पूछा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछा है, आपको ध्यान रखना है कि किसने स्थापित किया है। 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा डब्ल्यू वुंट की बात करें तो 1879 में डब्ल्यू वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो इतनी सारी बातें हो गए डब्ल्यू वुंट जी के बारे में। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया, वो भी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 पूछा है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्टवाद के बारे में मैंने बताया। गेस्टाल्टवादी कौन थे। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वह 3 लोगों ने रखी, जिनमें पहले की बात करें तो पहली आधारशिला जो है वह जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में रखी गई। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक में कर्ट कोफा तथा कोहलर भी थे, लेकिन जो आधारशिला रखी वह मैक्स वर्दाइमर में 1912 में रखी। करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि मतलब न्यूनतम दृष्टि या कम दिखाई देने वाले बच्चों के लिए चीजें यहाँ पर आपको दी हैं, क्या करना चाहिए। तो कक्षा 5 या प्राथमिक स्तर 1 to 5 आप जानते हैं प्राथमिक स्तर के लिए होता है कि न्यून यानी कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए तथा उसके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण यानी अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सुनाई तो देगा ना, इसके लिए हमें श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए तथा उसके द्वारा उन्हें शिक्षित करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से आपको आंसर इसका पता चल गया। सी हो गया कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसमें हमको सभी को लेकर के साथ में चलना होता है, चाहे वह सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक। तो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बाकी आपके जो हैं वह इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आपका सी है यहाँ पर 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन पूछा है शामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। शामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शामपट्ट की बात करें तो यह एक प्रकार का दृश्य साधन है। दृश्य साधन क्या होते हैं, तो वे साधन जिनमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रिया यानी आंख जो है वह प्रेरित होती है, वे दृश्य शिक्षण के माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं, वह आपका दृश्य साधन कहलाएगा। इसमें कई प्रकार के दृश्य साधन देखने को मिलते हैं, जैसे शामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, पुस्तकें। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी दृश्य। चार्ट हो जाएगा, ये भी आपका दृश्य। तो ये सभी दृश्य साधन कहलाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से इनमें से कौन सा संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर टीचिंग स्किल की बात करें तो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों को अच्छे से जाने, उसमें कुशल हो। इस तरह से कई प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं, जैसा पहला तो शामपट्ट पर लिखना यानी शामपट्ट कौशल, प्रश्नों को हल करना यानी प्रश्न कौशल, ठीक है, प्रश्न पूछना
ठीक है। उसके साथ ही स्पष्टीकरण कौशल भी आ जाएगा, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कौशल। तो इस तरह से सभी आ जाएंगे शिक्षण कौशल या कुशलता के अंतर्गत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। तो अभिक्रमयोजित अधिगम बीएफ स्किनर की बात करें तो इनके द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने अभिक्रमयोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांतों के अन्य नाम भी मैंने बताए हैं आगे वाले क्वेश्चन में, तो उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। 25 पूछा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको 25 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। आंसर की बात करें तो व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। करेक्ट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जो कि बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप इनमें से क्या करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के मंदबुद्धि बालक हैं या बच्चे हैं, उनको बैठाना है, तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। 26 की बात करें तो इसके सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आप इनकार नहीं कर सकते, समावेशी शिक्षा चल रही है, आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। दूसरा है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा है, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, किसी भी बालक को हमें अलग नहीं बैठा के शिक्षित करना है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया है। सी देख लेते हैं। सी कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सी की बात करें 26 है ना। सी है शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिसमें समावेशी शिक्षा शामिल है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड और टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभी बच्चों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार टीचिंग स्किल्स का प्रयोग कर सकें, टीचिंग मेथड या टेक्निक को अपना करके उनकी चीज़ों का पता लगा सकें, उनकी कमजोरियों को जान सकें। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से 26 का सी यहाँ पर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि आपके ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है। तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो गया। आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का आया, अब किस चीज़ का है, अब है व्यवहार का विज्ञान। बच्चे की आत्मा क्या सोच रही है, मन में क्या चल रहा है, चेतना यानी अर्धचेतन अचेतन किस अवस्था में है। ठीक है, तो वो पता नहीं कर सकते, लेकिन अगर व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने जो सीखा है उसको हम उसके व्यवहार में के परिवर्तन के द्वारा ही समझ पाएंगे। तो इस तरह से अब जो है वह बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य जो है वह बालक के व्यवहार से लगाया जाता है। करेक्ट आंसर 27 का डी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 28 पूछा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसमें से आपके ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर 28 की बात करें, 28 का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। अब ये क्या है, जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में एक तर्क दिया कि ज़्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं।
तो यह है जेम्स लैंग का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर तर्क होते हैं, ठीक है, वह भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 28 का ए हो गया। बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 पूछा है, शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 29 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह लेखन में स्पष्टता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है अच्छी लिखावट, इसको हमने क्यों नहीं लगाया, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए, कभी कभी अच्छी लिखावट जो होती है, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कहीं माँ समझ में नहीं आ रहा, भा समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसा जो अक्षर है या वर्ण है वो समझ में नहीं आ रहा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छी लिखावट से मतलब नहीं है। लेखन में स्पष्टता यानी लेख कैसे लिखा गया है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अच्छी लिखावट लिखने से, जब बच्चा उसको पढ़ ही ना पा रहा हो, मार बहुत अच्छे से उसको फैशन से घुमा के लिख दिया हो कर्सिव राइटिंग में, और बच्चा समझ ना पा रहा हो, तो उससे मतलब ही नहीं है। जब तक लेखन में स्पष्टता नहीं होगी तब तक वह चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता। करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। कैसे आप बच्चों को किसी चीज़ को करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 की बात करें तो मान लीजिए चुने गए अभ्यास दे दिया, तो क्या बच्चा अभिप्रेरित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ये भी सही नहीं है। गहन अध्ययन द्वारा, ये भी सही नहीं है। जब बच्चा प्रेरित ही नहीं होगा तो कैसे गहन अध्ययन कर सकेगा? तो करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, सास्वर अधिगम द्वारा। सास्वर का अर्थ होता ही प्रवचन, अनुवाद, पठन, इन सब से लगाया जाता है। अतः सास्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए, जब भी प्राथमिक स्तर में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा या रीडिंग कराते हैं, तो कितने तेज से चिल्ला करके चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, वो रुचि लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सास्वर अधिगम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। प्रैक्टिस सेट जो आपका एक है वो कंप्लीट हो गया है, बाल विकास। अगला जो आएगा वो संस्कृत या हिंदी का आएगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।